नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पाकिस्तान में इन दिनों बवाल मचा है। बवाल वो भी एक ऑडियो टेप की वजह से, जिस ऑडियो टेप से इमरान खान नियाजी के पीएम बनने के लिए की गई जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है। और उधर चीन का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों उसकी चाल को नाकाम करने में लगे हैं। आज हम अपने इस खास शो में इन्हीं खबरों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान में एक ऐसा ऑडियो बम फूटा है जिससे इमरान खान की कुर्सी हिलने लगी है। एक ऑडियो टेप में पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस इमरान खान का रास्ता साफ करने के लिए नवाज शरीफ को फंसाने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, इस ऑडियो टेप से यह भी साबित होता है कि पाकिस्तान की न्यायपालिका सेना और आईएसआई के इशारे पर काम करती है। देखिए इमरान खान नियाजी की जालसाजी का सच। नियाजी की जालसाजी का ऑडियो वायरल। Let's be a little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे। इसमें मियां साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। अदालतों पर सवाल, पाकिस्तान में बवाल। कौन सी जुडिशरी मौजूद है? कौन सी जुडिशरी मौजूद है? वो जो हमारे सामने है, वो जो जिसमें हम पेश होते हैं। इमरान खान पर आरोप लगते रहे हैं कि वो इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। इमरान खान पर आरोप लगते रहे हैं कि सेना की मदद से वो सिंहासन तक पहुंचे हैं। इमरान खान पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कानूनी दांवपेच में फंसाकर रास्ते से हटा दिया। इमरान खान पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने न्यायपालिका पर दबाव बनाकर विपक्षी नेताओं को फंसा दिया। लेकिन अब इमरान खान पर लगे इन तमाम आरोपों का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। पूरी दुनिया के सामने इमरान का असली चेहरा आ चुका है। पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस साकिब निसार का एक कथित ऑडियो वायरल हो गया है। इस ऑडियो में साकिब निसार किसी व्यक्ति को नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डालने का हुक्म देते सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी बातचीत में इंस्टीट्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान में सेना और आईएसआई को इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। इस रिकॉर्डिंग को 25 जुलाई 2018 के आम चुनाव से ठीक पहले का बताया जा रहा है। उस समय नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमों की अदालत में सुनवाई चल रही थी। इस वायरल ऑडियो में पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस साकिब निसार कह रहे हैं कि मियां साहब यानी नवाज शरीफ और उनकी बेटी यानी मरियम नवाज को सजा दी जानी चाहिए। हालांकि जस्टिस साकिब निसार ये भी कहते हैं कि ये गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा करना ही होगा। Let's be a little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे। इसमें मियां साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने खान साहब को बुलाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। मेरे ख्याल से बेटी को सजा देना मुश्किल नहीं। अब बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया। इंडिपेंडेंस इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि तो नहीं हो सकी है, लेकिन इससे इतना तो साफ हो ही जाता है कि पाकिस्तान की अदालतें सेना का ही हुक्म बजाती हैं। पाकिस्तान की न्यायपालिका सेना और आईएसआई से खौफ खाती है। यही नहीं, इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नवाज शरीफ को फर्जी केस में फंसाया गया। उन्हें जानबूझकर कठोर सजा दी गई और देश छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस
साकिब निसार ने कहा है कि नवाज शरीफ या उनकी बेटी के खिलाफ फैसला सुनाने का आदेश देने के लिए उन्होंने कभी किसी जज से संपर्क नहीं किया। साकिब निसार ने कहा है कि मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे मियां नवाज शरीफ से कोई शिकायत नहीं। पाकिस्तान की सेना या ISI की ओर से किसी ने भी मुझसे संपर्क नहीं किया और न ही इस मामले में मुझ पर दबाव डाला गया। अब भले ही ऑडियो वायरल होने के बाद साकिब निसार सफाई दे रहे हों, न्यायपालिका की सेना और मौजूदा सरकार के साथ गठजोड़ से इनकार कर रहे हैं, लेकिन खुद न्यायपालिका से जुड़े और कई सालों से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वरिष्ठ वकील अली अहमद कुर्द ने पाकिस्तान की न्यायपालिका का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। अली अहमद कुर्द ने एक सम्मेलन के दौरान पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर कह दिया कि पाकिस्तान में अदालतें नाम मात्र की हैं। पाकिस्तान में कानून नहीं बल्कि सेना का राज चलता है। जनरल जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर, एक जनरल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है, या तो उस जनरल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा, तो ही सुनते हैं। अब बराबरी होगी, अब बराबरी होगी, बिल्कुल ऐसे बराबरी होगी। जनरल और पाकिस्तान के एक शहरी में कोई फर्क नहीं होगा। सुना आपने, ये हकीकत है पाकिस्तान की, उस मुल्क की जिसके वजीर आजम का चुनाव जनता नहीं बल्कि सेना करती है, जहां सरकार सेना की कठपुतली बनकर नाचती है, जहां न्यायपालिका सेना के हुक्म की तामील करता है। लेकिन इसी पाकिस्तान में सेना, सरकार और न्यायपालिका की नापाक तिकड़ी की असलियत सामने आने के बाद अब आक्रोश है। लोग अब आजादी के नारे लगा रहे हैं, सरकार, सेना और सिस्टम से आजादी की मांग कर रहे हैं। और अब बात पाकिस्तान के पैरोकार चीन की। चीन ने आसियान देशों को अपने पाले में करने के लिए दांव चला है। शी जिनपिंग ने वादा किया है कि वो दक्षिण चीन सागर में स्थित छोटे देशों पर दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ मिलकर चीन के इस दाव को नाकाम करने में जुट गए हैं। ब्रिटेन ने आसियान देशों के सामने एक ऐसी पेशकश की है जिससे बीजिंग की बौखलाहट बढ़नी तय है। चालबाज चीन गिरगिट की तरह रंग बदलता है। चीन जो कहता है उसके ठीक उलट काम करता है। पूरी दुनिया ड्रैगन की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ भी है, लेकिन इस सब के बावजूद शी जिनपिंग ने आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के सदस्यों के साथ एक ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान कहा कि उनका देश दक्षिण पूर्व एशिया पर प्रभुत्व हासिल नहीं करेगा, अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ दबंगई नहीं करेगा, बल्कि आसियान देशों के साथ मिलकर काम करेगा। 今天，我们正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系。这是双方关系史上新的里程碑，将为地区和世界和平稳定、繁荣发展注入新的。 शी जिनपिंग 10 देशों के समूह यानी आसियान के साथ सहयोग का वादा तो करते हैं, लेकिन इसी बीच दक्षिण चीन सागर में अपनी नापाक साजिशों को अमली जामा पहनाने की कोशिश भी करते हैं। दक्षिण चीन सागर में द्वीपों को लेकर उलझे चीन और फिलीपींस में तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते चीनी नौसेना से भिड़ंत के बाद फिलीपींस की नौसेना ने 2 जहाजों को विवादित क्षेत्र में फिर से भेज दिया है।
इन जहाजों के जरिए विवादित शोल द्वीप की रखवाली कर रहे नौसैनिकों के लिए भोजन और जरूरी सामान भेजा गया है। तो आपको बता दें कि पिछले हफ्ते चीन की नौसेना ने फिलीपींस के जहाजों पर पानी की बौछार कर उन्हें खदेड़ दिया, जिसके बाद से ही दोनों देश आमने सामने। चीन फिलीपींस के द्वीपों को अपना मानता है। चीन इसे दक्षिण चीन सागर के स्प्रैटली द्वीप समूह के विट्सन रीफ का हिस्सा मानता है। जुलिना फिलिप रीफ पर कब्जे के लिए फिलीपींस की नौसेना ने कई बार कोशिश की है, लेकिन हर बार उन्हें चीन की नौसेना ने खदेड़ दिया। लेकिन पिछले हफ्ते हुए वाकये पर फिलीपींस के राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते ने जिनपिंग पर सवाल दागे और आसियान देशों के साथ उनकी बैठक के दौरान ही चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया। The recent event in the Yunnan Shoal and view with grave concern other similar development. This does not speak well of the relations between our nations and partnership. China must remain committed to the early conclusion of the effective and substantive code of conduct in the South China Sea. जाहिर है आसियान देशों को पता है कि चीन उनकी जमीन और उनके द्वीपों को अपने कब्जे में करना चाहता है। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, लिहाजा वो भी चीन की मुखालफत कर रहे हैं। यही नहीं, चीन और आसियान देशों के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए अब ब्रिटेन ने भी दांव चल दिया। ब्रिटेन की मेजबानी में अगले महीने आयोजित होने वाले G7 की बैठक में आसियान देशों के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। ये बैठक लिवरपूल में 10 से 12 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाली है। ब्रिटेन ने इसमें आसियान के सदस्य देश मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया है। दरअसल न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि अमेरिका को भी आसियान देशों से बहुत फायदा है। आसियान एशिया पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार, राजनीति और सुरक्षा के मुद्दों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसके सदस्य देशों की कुल जनसंख्या भारत और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार भी है। ब्रिटेन इसका होस्ट कंट्री है और उसने आसियान के देशों को इनवाइट किया है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आने वाले समय में ब्रिटेन और अन्य यूरोपियन राष्ट्र भी पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अधिक सक्रियता के साथ कार्य करेंगे। पूरा G7 चाइना पर लगाम लगाने के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए अधिक सक्रियता के साथ कार्य करेगा। और जाहिर है कि आज ये समय की अनिवार्य आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो चाइना, जो कि एक अथॉरिटेरियन राष्ट्र है, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आधिपत्यवाद को थोपने की कोशिश करेगा। चीन का लगभग सभी आसियान देशों के साथ विवाद है। भले ही शी जिनपिंग इन देशों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लाल सेना की आक्रामकता ऐसा होने नहीं दे रही। लिहाजा अमेरिका और ब्रिटेन एशिया में ही चीन को घेरने की कोशिशों में जुट गए। अमेरिका और ब्रिटेन ने दक्षिण चीन सागर और आसपास के इलाकों में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को तो बढ़ाया ही है, अब आसियान देशों के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने की तैयारी भी हो रही है। चीन अपनी चालबाजियों से कहां बाज आने वाला है। चीन ने संयुक्त अरब अमीरात को भी फंसाने की तैयारी की थी, यानी यूएई में गुपचुप तरीके से एक मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसकी इस साजिश की खबर अमेरिका को लग गई। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात को फौरन चीन की इस साजिश की जानकारी दी। इसके बाद ड्रैगन का ऑपरेशन खलीफा नाकाम हो गया। ड्रैगन का ऑपरेशन खलीफा नाकाम। सीक्रेट मिलिट्री बेस का रुका काम। विकास के नाम पर विस्तारवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने की चीन की कोशिश नाकाम हो गई। संयुक्त अरब अमीरात में गुपचुप तरीके से सैन्य अड्डा तैयार करने की चीन की कोशिशों पर पानी फिर गया। ड्रैगन का ऑपरेशन खलीफा फेल हो गया। यूएई में अमेरिका ने चीन पर ऐसा वार किया कि बीजिंग तक हाहाकार मच गया। दरअसल चीन संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा पोर्ट पर बड़े गोपनीय तरीके से एक मिलिट्री बेस बना रहा था। खास बात तो ये कि चीन के इस मिलिट्री बेस की खबर यूएई को भी नहीं थी, लेकिन अमेरिका को इसकी भनक लग गई और उसने संयुक्त अरब अमीरात को वक्त रहते बचा लिया।
आपको बता दें कि चीन जिस खलीफा पोर्ट पर अपना सैन्य बेस बना रहा था वो अबू धाबी के उत्तर में 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ चीन की कंपनी कॉस्को शिपिंग समूह ने एक बड़ा कमर्शियल कंटेनर टर्मिनल बनाया। चीन ने जांच से बचने के लिए लंबे समय तक इस साइट को कवर करके रखा हुआ था, लेकिन मौका मिलते ही अमेरिकी सैटेलाइट ने चीन की इस सीक्रेट साजिश की तस्वीरें कैद कर ली। एक तरफ हम इंडियन ओशन में चीन की कमजोरी के बारे में बात करते हैं, दूसरी तरफ चीन जो है वो गल्फ में सारे एनर्जी रिच कंट्रीज में जैसे डिजिबूती हो और मौजूदा रूप में अबू धाबी हो अपने सैन्य क्षमता का लगातार विस्तार कर रहा है, जिससे न कि वो हमारी एनर्जी सप्लाई को चोक करने की स्थिति में होगा, बट वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर के उभरने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से मिलकर चीन के मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। बाइडेन ने जायद से सीधे कहा था कि अबू धाबी की चीन से बढ़ती नजदीकी अमेरिका से उनके संबंध खराब होने का कारण बन सकती है, लेकिन इस सब के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात ने चीन को खुली छूट दे दी और चीन उसके सबसे अहम खलीफा पोर्ट का सैन्य इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगा। हालांकि अब संयुक्त अरब अमीरात ने चीनी कंस्ट्रक्शन के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है। यूएई ने साफ तौर पर कहा है कि सीक्रेट मिलिट्री बेस के लिए उन्होंने चीन से कोई करार नहीं किया, लेकिन इतना तो तय है कि अफ्रीकी देशों के बाद अब चीन ने खाड़ी के देशों में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। चीन यहां अपनी सैन्य मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है ताकि वक्त पड़ने पर वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके। अब ऐसी स्थिति में चीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एनर्जी रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सके, ताकि उसके डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए या कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उसकी जो एनर्जी की नीड हो, चाहे डिफेंस फोर्सेस के लिए हो और चाहे उसकी पॉपुलेशन के लिए हो, वो किसी भी स्थिति में डिस्टर्ब न हो। फिलहाल यूएई में चीन के सीक्रेट मिलिट्री बेस का काम रुक गया है। चीन को अमेरिका के हस्तक्षेप से तगड़ा झटका लगा है, लेकिन चीन की इस करतूत से पश्चिम एशिया के देशों को सावधान हो जाना चाहिए। उन्हें ये बात समझनी होगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ड्रैगन ने ठगा नहीं। वक्त हो चला है यहां एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बात करते हैं भारत में सब्जियों की बढ़ती कीमतों की। दरअसल देश भर में सब्जियों की बढ़ी कीमतों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सबसे ज्यादा तो टमाटर रुला रहा है, जिसकी कीमतें 100 के पार पहुंच चुकी हैं। 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, टमाटर पहुंचा 100 के पार। सब्जियों पर महंगाई की मार, लेकिन महंगाई में सबसे ज्यादा टमाटर लाल। पूरे देश में सब्जियों की कीमत आसमान पर है, जिससे लोगों की जेबें जल रही हैं। आखिर क्या वजहें हैं कि सब्जियों की कीमत लोगों को सर्दी में भी गर्मी का एहसास करवा रही है? इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले अलग अलग शहरों में टमाटर की कीमत जान लेते हैं। भोपाल और रायपुर में टमाटर का दाम 80 रुपए प्रति किलो है। जयपुर में टमाटर के दाम 100 रुपए के आसपास चल रहे हैं। मुंबई में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के पार है। दिल्ली में टमाटर 90 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। दक्षिण भारत में टमाटर का खुदरा भाव 120 रुपए प्रति किलो है, तो हैदराबाद में टमाटर 70 और पटना में 60 रुपए प्रति किलो के पास है। 15 रुपए 20 रुपए किलो का रेट था टमाटर का। आज का जो रेट है मंडी के अंदर वो 70 रुपए किलो का रेट है। अगर यहाँ से मंडी से 70 रुपए किलो खरीद के ले आएंगे लोग,
तो बाहर क्या भाव बेचेंगे? 100 रुपये किलो बेचेंगे। आसमान का फर्क है जी। टमाटर तो बहुत महंगा है, पहले के रेट में और अब के रेट में बहुत अंतर है। ठीक है जी, और घर में फंक्शन है तो उसके लिए लेने आए। दरअसल सब्जियों में आग यूं ही नहीं लगी है, इसकी कई वजहें हैं। उनमें से सबसे बड़ी वजह है दक्षिण भारत में बारिश और बाढ़। बारिश से खराब हुई फसल, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत। मंडी विक्रेताओं की माने तो पुरानी कीमतों में सब्जियों का आना अब मुश्किल है। हालांकि अगले 2-4 हफ्तों में दामों में मामूली कमी जरूर आ सकती है। 10-15 रुपए किलो बिकता, वो रेट नहीं होने का। 30 रुपए किलो या 25 रुपए किलो इतने पे आ सकता है रेट। हाँ, हफ्ते 15 दिन में आ जाएगा। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा टमाटर उत्पादक देश है। यहाँ करीब 2 करोड़ टन टमाटर का उत्पादन होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में टमाटर के दाम 100 रुपए प्रति किलो पर पहुँचने से लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।